ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ पर लिली के डैड ने और उसके भाई वैंग ने लिली पर इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि लिली ने अपनी ही ग्रैंडमा को मार दिया। फिर यहाँ पर लिली कोर्ट रूम में जज को बता रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा मैंने मेरी ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी ग्रैंडमा को मार दिया। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर उसके डैड ने उसे पकड़ रखा था और उसका भाई वैंग ज़बरदस्ती यहाँ पर ग्रैंडमा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाया था। ग्रैंडमा यहाँ पर साइन करने से मना कर देती है क्योंकि ग्रैंडमा को उनकी प्रॉपर्टी उनकी पोती लिली के नाम पर करना था, ना कि उनके पोते, बिकॉज उन्हें पता होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ पर वैंग कुछ कम नहीं होता, वो ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाने लगता है एंड इस ज़बरदस्ती के चक्कर में ही यहाँ पर वो जो पेन है ग्रैंडमा के गले पर लग जाती है। और तो यहाँ पर ग्रैंडमा के जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वह लिली अपने ग्रैंडमा को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उससे ग्रैंडमा अपने होश छोड़ दी होती है एंड उससे ग्रैंडमा की तभी ही डेथ हो जाती है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जैक और उसके डैड दोनों के दोनों चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे होते हैं कि मैंने और हमने अपनी आंखों से देखा है लिली ने उसी ग्रैंडमा को कैसे मारने की कोशिश की है। लिली कहते कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही यहाँ पर ग्रैंडमा को मारा था, मुझे अच्छे से पता है वो इंसिडेंट में क्या हुआ था। तो फिर वैंगो से कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा से और स्टार्टिंग से ग्रैंडमा से जेलस फील करती हो क्योंकि ग्रैंडमा मुझसे जो ज़्यादा प्यार करती है और वो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम करने वाली थी, इस वजह से तो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था और तुमने ग्रैंडमा को जेलसी में मार दिया। यहाँ पर लिली जज से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि उन्हें एक कोर्ट अपील करनी है जहाँ पर लिली अपने लॉयर को लेकर आएगी और इस केस को लड़ेगी। तो फिर यहाँ पर कोर्ट में जज आदेश दे देते हैं कि अब वो नेक्स्ट ट्रायल में सभी को लॉयर के साथ में इनवाइट करना चाहते हैं। फिर बाद में यहाँ से लिली जा रही होती है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसे वही सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर अपनी ग्रैंडमा को आपने क्यों मारा। लिली यहाँ पर ना बोलती है लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो कि उसके ऊपर चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं एंड पीछे से यहाँ पर वैंग और उसके डैड आ जाते हैं एंड रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देते हैं। वैंग कहता है कि तुम जैसे को तो गोली मारकर उड़ा देना चाहिए, ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा प्यारी थी, वो हम सब के लिए क्या कुछ नहीं करती थी, लेकिन तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में पैसों के चक्कर में उन्हें मार दिया। और सभी लोग यहाँ पर लिली को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। फिर इतने में यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस गाड़ियाँ आती हैं एंड इसमें से हमारा मेन लीड बाहर निकलता है जिसका नाम फूशा होता है। एंड फूशा कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो बहुत फेमस लॉयर होता है एंड यहाँ पर सभी लोग उसे डेविल बुलाया करते हैं क्योंकि यहाँ पर आज तक फूशा ने अपना कोई केस नहीं हारा है। और अगर फूशा एज ए लॉयर किसी के लिए वर्क कर रहा है तो हर कोई इंसान कांपने लग जाता है क्योंकि फूशा जो भी पनिशमेंट के लिए अपील करता है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस पनिशमेंट्स होती हैं। फिर वो यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि ये कोर्ट है ना कि कोई सब्जी मंडी जो यहाँ पर सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें कर रखी है, बेहतर होगा अगर आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो। एंड उसके एक ऑर्डर पर वो सभी के सभी लोग चुपचाप बस वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर लिली उसे नोटिस करती है एंड वो सोच में पड़ जाती है कि अगर फूशा उसके लिए केस लड़ेगा तो शायद से वो ये केस जीत सकती है। एंड बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है फूशा के ऑफिस में। तो फिर यहाँ का उसका जो असिस्टेंट होता है वो कॉल लगा लेता है फूशा को एंड कहने लगता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि अपना केस लेकर आपके पास आई है। लेकिन फूशा वो केस लेने से मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारे केसेस है तो मैं उसके केस पर फॉलो अप नहीं ले पाऊँगा। एंड बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट बड़ा चालाक होता है, वो सोचता है कि ऐसे भी ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, वैसे ऐसे कैसे यहाँ से जाने दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे झूठ झूठ कह देता है कि मिस्टर फूशा आपको होटल में मिलेंगे और उन्होंने मुझे कहा है आपको वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। तो फिर वो उसे लेकर सीधा होटल में चला जाता है। फिर वो उसे लेकर वहाँ पर आते ही उसके दरवाजे को बंद करने लग जाता है जहाँ पर वो लिली से बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में बहुत सा सीखी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हमारी फर्म से तुम्हारे लिए कोई केस लड़े तो उसका प्राइस तुम्हें पे करना होगा। यहाँ पर लिली प्राइस पे करने की तो रेडी थी लेकिन यहाँ पर ये इंसान तो कुछ और ही प्राइस पे करने के लिए कह रहा था जहाँ पर वह लिली के साथ फोर्सफुली ज़बरदस्ती करने लगता है। एंड दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं फूशा को जिसके साथ में डेज़ी होती है एंड यहाँ पर डेज़ी उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिला देती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर डेज़ी लिली के केस के बारे में बात कर रही होती है कि ये खबर तो सारे मिस इंडिया में फैल चुकी है कि ऐसी भी कोई लड़की है जो कि अपनी ग्रैंडमा को मार सकती है प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स के लिए। फिर बाद में यहाँ पर फूशा उस ड्रिंक को पी लेता है जहाँ पर ड्रिंक को पीने के बाद उसे
बहुत ज़्यादा चक्कर सा आने लगता है। एंड यहाँ पर डेज़ी उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो हम थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन फूशा उसे कहता है कि देखो, मैंने अभी तक तुम्हें अपना एज अ फियांसी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बार बार अपने आप पर ये टैग लगाना बंद करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लिली होती है, जो कि एक ग्लास का ग्लास उठाकर उसके सिर पर ही फोड़ देती है और अब मौका देखते ही वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन भागते भागते यहाँ पर उसकी टकरार फूशा से हो जाती है, तो वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह फूशा को लेकर रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे काम डाउन करने के लिए पानी देती है। एंड यहाँ पर वह बुद्धू फूशा, उसे ऐसा लगता है कि लिली ने उसके पानी में ड्रग्स मिलाए थे, तो वो उसी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे केस को रिजेक्ट क्या किया, तुम यहाँ पर ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करोगी अपना केस लड़ने के लिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड यहाँ पर लिली उसे बताने लगती है कि तो उसे पता भी नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर फूशा से बहुत क्लोज हो जाता है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर फूशा से कहने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं, इस वजह से तुमने इस पानी में ड्रग्स मिला दिए थे। लिली उसे समझाने की कोशिश करता है। फूशा कहता है कोई बात नहीं, मैं इस पानी की बोतल को ले जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे केस पर नजर रखूंगा, और देखना एविडेंस मिलते ही तुम जेल के अंदर हो जाओगी। यहाँ पर लिली ठान लेती है कि कुछ भी कर उसे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना ही होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर वैंग को देखते और उसके डैड को देखते, जो कि यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल को पैसे दे रहे होते एक सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए। तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल कहने लग जाती है कि स्कूल के आसपास आकर ये समझ क्या करो, प्राइवेटली मिला करो, अगर किसी को पता चल गया कि मैं एविडेंस को मिटा रही हूँ तो मैं भी जेल के अंदर जा सकती हूँ। फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर लिली आ जाती है उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, और वो उस दिन का रिक्वेस्ट कर रही थी फुटेज का, जिस दिन यहाँ पर उसके डैड और दर वैंग आए थे उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गिव अप करने के लिए बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऐसा एक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बाद में हम यहाँ पर एक स्टूडेंट को भी देखते हैं, जो सोचने लग जाता है कि आखिर मैडम टीचर लिली यहाँ पर क्या कर रही है, एंड वो उसे हमेशा से मैडम टीचर लिली बुलाया करता है। फिर बाद में यहाँ पर एक आंटी जो होती है वो लिली को देखकर बोलने लग जाती है कि तुम तो वही हो ना जो कि एक होटल में थी, वो भी उस लॉयर के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। एंड यहाँ पर उसके डर आती है उसे थप्पड़ मार देते हैं, कहती कि अब तुम अपनी बॉडीज भी सेल करने लगी हो। एंड यहाँ पर लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो फिर वैंग कहता है कि ठीक है हम चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे देखती है उसे धक्का मार देता है, कहता है कि पहले तो तुमने अपनी ग्रैंड माँ को मारा और अब तुम यहाँ पर मजे उठा रहे हो, तुम्हें तो ज़रा सी भी शर्म नहीं है, हम तुम्हें जेल भेज कर ही रहेंगे। एंड यहाँ पर लिली चिल्लाकर उस पर ही चिल्लाने लग जाती है, साथ साथ अपने डैड पर कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मम्मा को मारा है, वो तुम्हारी मॉम है जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। लेकिन यहाँ पर वैंग जो है उसे वापस से मारने लग जाता है एंड लोगों का ध्यान ऐसे भटकाता है कि जैसे लिली सारी की सारी गलतियाँ करती हो। एंड यहाँ पर उतने में हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम एरिक होता है। एंड यहाँ पर एरिक आते उन्हें कहने लग जाता है कि तुम मेरी टीचर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, रुको मैं अभी मेरी डैडी को बुलाता हूँ, वो भी एक लॉयर है। एंड यहाँ पर वो टीचर की हेल्प करने के लिए अपने डैडी को कॉल लगाने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर फूशा को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट को वो बॉटल का सैंपल दे देता है एंड चेकिंग करवाने के लिए बोलता है कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर हम डेज़ी को भी आते हुए देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी को रात की बात याद आती है और उससे वो मैनेजर वहाँ पर मिला था, तो मुझे लग रहा था कि शायद से लिली ही उसके साथ में थी। इसके बाद में यहाँ पर वो आ जाती है, जहाँ पर फूशा को उसकी बेबी का कॉल आ जाता है और उसका बेबी कोई और नहीं बल्कि एरिक ही था। एरिक यहाँ पर उसे स्कूल में बुला रहा होता है एंड अपनी टीचर लिली के बारे में बता रहा था। तो फिर यहाँ पर वो समझ आता है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है। एंड यहाँ पर फूशा अपने बेटे से साफ साफ कह देता है कि ऐसे लोग अच्छे बिल्कुल नहीं होते, तो फिर अगर तुम अपनी टीचर से जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना बेहतर होगा। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते कि देखा अब तो यहाँ पर कोई भी तुम पर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो एक लकड़ी को लाते ताकि वो लोग उसे मार सके एंड वो लोग ऐसा पब्लिकली कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। दूसरा यहाँ पर फूशा होता है, जहाँ पर उसे लिली की कही हुई बात याद आती है कि वो इनोसेंट है और वो अपना इनोसेंस प्रूव करके रहेगी। इस वजह से यहाँ से वो निकल पड़ता है स्कूल की ओर जाने के लिए। एंड दूसरा यहाँ पर वो लोग लिली को बुली किए जा रहे थे एंड यहाँ पर एरिक के चिल्लाने पर भी वो लोग रुकते नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग उसे दूसरी बार मारने
मारने वाले थे। इतने में यहाँ पर सुपरमैन की स्पीड से फूशा आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें रुकने के लिए कहता है और वो उन सभी से कहने लग जाता है कि भले ही इस चीज़ में सी गलती क्यों ना हो, लेकिन इसकी सज़ा देने के लिए कोर्ट यहाँ पर है, जज यहाँ पर है और हम लॉयर्स यहाँ पर है। आप लोग इसे इस तरीके से सज़ा नहीं दे सकते, और वो भी स्पेशली किंडरगार्टन वाली एरिया में आकर ये सब करना लॉ के अगेंस्ट है। इस वजह से तुम सभी को पनिश ज़रूर किया जाएगा। एरिक कहता है कि आपको इतने आने में लेट क्यों हो गए। फिर बाप ने यहाँ पर वो एरिक को सॉरी बोलकर जाकर लिली को उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर बाप यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर धीरे धीरे वो होश में आने लगती है और यहाँ पर एरिक आकर उसे पानी देने लग जाता है और वो पूछने लग जाती है कि आखिर वो कहाँ पर है। इतने में यहाँ पर फूश आता है, कहता है कि तुम कब तक नाटक करोगी और तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रही हो ताकि तुम मेरा अटेंशन गेन कर सको। एरिक कहता है कि ऐसा नहीं है, मैडम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर फूश उसे कहता है कि देखो बेटा, बड़े लोग अक्सर झूठ बोला करते हैं, तो बड़े लोगों के बीच में नहीं बोला करते, एंड वो उसे वहाँ से भेज देता है। लिली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और मुझे नहीं पता था कि एरिक के तुम डैड हो। फिर इसके बाद में फूश उसे कहते हैं कि जो भी हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, ऐसे भी हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पर फूशा उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लग जाता है एंड यहाँ पर उसका जो असिस्टेंट होता है वो डीसी के साथ में था, जहाँ पर ढेर सारे एविडेंस मौजूद थे एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीसी कम्प्लीटली लिली के अगेंस्ट है। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ट्रायल कोर्ट में शुरू हो जाता है, जहाँ पर जज जो होते हैं वो लिली को सारे के सारे एविडेंस प्रूव करने के लिए कहते हैं, लेकिन लिली के पास यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं होता। दूसरा यहाँ पर फूशा चला जाता है असिस्टेंट की कैबिन में, जहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि लिली का सेकेंड ट्रायल शुरू होने वाला है, तुम्हें कोई एविडेंस मिला भी है या फिर नहीं। और यहाँ पर डर के मारे उसके हाथों से एक एविडेंस यानी कि एक एग्रीमेंट नीचे गिर जाती है। फूशा उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उस वाटर बॉटल की रिपोर्ट होती है जिसमें पानी के अंदर कुछ भी नहीं था एंड वो समझ जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो उस पर चिल्लाने हो जाता है कि आखिर तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, एंड फटाफट यहाँ पर वो एविडेंस भी से निकाल के दे देता है। कहता है कि माफ़ कर देना मैडम, डेज़ी ने मुझे ये सारी चीज़ें आपसे छुपा कर रखने के लिए कहा था एंड बोला था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवाएगी। यहाँ पर फूश हाउस पर चिल्लाने लग जाता है एंड फटाक से वो कोर्ट के लिए निकल पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर अंकल और डॉक्टर वैंग मिलकर लिली के ऊपर चढ़े जा रहे थे और उसे सुनाए जा रहे थे। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम तो मुझे अपना फादर ना भूलो तो बेटर होगा। जब मेरी मॉम ने मुझे बर्थ दिया था उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और तो यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए ग्रैंडपा के पास चले गए थे एंड यहाँ पर ग्रैंडमा ने मेरी देखभाल की थी एंड जैसे तुम्हें पता चला कि ग्रैंडमा प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रही है, तुम तुरंत ही वहाँ पर आ गए वो प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करने के लिए। यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि उसके अगेंस्ट थी, तो फिर यहाँ पर वो जज से कहने लग जाती है कि देखिए सबूतों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिली के पास कुछ एविडेंस नहीं है जो साफ साफ बताता है कि लिली ने ही इस इंसिडेंट को किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे डेथ पेनल्टी देने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर फूशा को देखते जो कि फटाफट इसी और आ रहा होता है और उसे हर वो एक बात याद आती है जो कि उसने लिली से कही थी, और वो सारी बातें बहुत हर्टफुल थी। यहाँ पर जज अपना ऑर्डर सुना देते कि लिली के पास कुछ एविडेंस नहीं है एंड अपोजिट पार्टी के पास जो एविडेंस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो कि जाहिर करते कि लिली ने ही अपनी ग्रैंडमा को मारा हुआ है। तो इसलिए लिली को डेथ की सज़ा मिलनी जाती है एंड यहाँ पर वो अपना हैमर ऑर्डर करने वाले थे, लेकिन फटाक से यहाँ पर फूशा आ जाता है सारे एविडेंसेस को लेकर। फूशा को तो देखकर लिली खुद ही शॉक हो जाती है। इसके बाद में जज यहाँ पर फूशा को एक मौका देते हैं सारे एविडेंसेस को पेश करने के लिए, लेकिन अगर वो फॉल्स होंगे तो फिर फूशा भी जेल में जा सकता है। बाद में यहाँ पर फूशा सभी एविडेंसेस को बताने लगता है, जिसमें से वो पेन और सारी चीज़ें भी थी। अंकल और वैंग तो बोलने लग जाते हैं कि पेन तो कई सारे लोग यूज़ करते, इसमें इसे एविडेंस बनाने वाली कौन सी बात है। लेकिन यहाँ पर फूशा को पता होता है कि इसी पेन से उसकी ग्रैंडमा की मौत हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर जज वाले लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर डेज़ी साफ साफ कह देती है कि एविडेंस बहुत देरी से है और हम ऑलरेडी अपने कंक्लूजन पे पहुँच गए थे, तो हमें इस केस को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन फूशा यहाँ पर नेक्स्ट डेट मानने लग जाता है एंड जज यहाँ पर आपस में डिस्कशन करने के बाद उन्हें नेक्स्ट ट्रायल का डेट दे देते हैं, जहाँ पर उसके डैड और वैंग और सभी लोग तो उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट ही थे। इसके बाद में यहाँ से वो लोग कोर्ट से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर फूशा लिली को रोककर उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम्हारे आगे के केस को मैं हैंडल करूँगा। लेकिन लिली यहाँ पर उससे मना कर देती है
इतने में वहाँ पर वैंग और उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लिली पर चिल्ला रहे होते हैं। लिली यहाँ पर फूशा से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मेरी ग्रैंडमा को मारते हुए। अंकल यहाँ पर वैंग से कहते हैं कि खबरदार यहाँ पर कुछ भी बोला तो उसके पास एक और सबूत हो जाएगा। फिर वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ते हैं। दूसरा लिली वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर फूशा उसे कहने लग जाता है कि देखो पहले जो कुछ भी हुआ उससे मैं कंपेंसनेट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये केस लेना चाहता हूँ। एंड मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जहाँ पर मैंने एविडेंसेस को देख लिए, तो फिर तुम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भी मुझे माफ़ कर देना। एंड यहाँ पर वो लिली को लेकर जाने लगता है। लिली कहती है कि लेकिन ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। फूशा कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कोई और लगेज लेकर जा रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल तो फूशा के साथ एकदम बड़े अच्छे से बात करती है। फूशा यहाँ पर प्रिंसिपल से कहने लग जाता है कि आपके स्कूल में आकर इसके डैड ने और इसके भाई ने ऐसे बुली किया था, इसके साथ में ठीक नहीं किया था, लेकिन आपने उसे बिल्कुल नेगलेक्ट कर लिया था, जो कि यहाँ पर लॉ के अगेंस्ट है। इस वजह से यहाँ पर आपने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी है, तो लगता है आप पर भी केस तो बनता ही है। बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो लिली से माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि सारी चीज़ें स्कूल में मेरे साथ पहली बार हुई थी, तो एज ए प्रिंसिपल मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। लेकिन लिली यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। फूशा कहते कि माफ़ कर देना, अब बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एविडेंस बताने लगता है, जहाँ पर प्रिंसिपल घबराने लग जाती है। फूशा कहते कि अब देख लेना, अब सारी चीज़ें लिली के ऊपर है, अगर लिली चाहे तो वो यहाँ की हेड मास्टर बन सकती है और तुम तो यहाँ से निकलने वाली हो। एंड यहाँ पर वो लिली को चॉइस देने लगता है, लेकिन लिली यहाँ पर प्रिंसिपल बनने से मना कर देती है। फूशा को समझ नहीं आता, वो कहता है कि टीचर से ज़्यादा सैलरी तुम्हें एज ए प्रिंसिपल मिलेगी, एक बार सोच कर देखो। लेकिन लिली कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर एज ए टीचर आजकल के यूथ को पढ़ाने के लिए आई हूँ, उन्हें मैनर्स सिखाने के लिए आई हूँ। अगर मैं प्रिंसिपल बन गई तो मैं एज ए टीचर यहाँ पर लेक्चर नहीं दे पाऊँगी और वो लोग कोई और बात पे चले जाएंगे। एंड यहाँ पर फूशा समझ पा रहा था कि आखिर एरिक को ये वाली टीचर इतनी क्यों पसंद है। फिर बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल लिली को थैंक यू बोलने लगती है एंड वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लिली सोच रही होती कि फूशा इतना बुरा भी इंसान नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूल के बाहर आते हैं, जहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लगती है। फूशा कहते कि थैंक यू मत बोलो, मैं तुमसे अभी कहा कि मैं बस तुम्हें कंपेंसनेट कर रहा हूँ मेरी गलती के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो रात की बात को निकालने लगता है। लिली कहती कि टेंशन मत लो, वो बात मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। फूशा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। एंड इतने में यहाँ पर एरिक आ जाता है, जिसे पता चलता है कि उसकी टीचर लिली वापस स्कूल में आने वाली है। एंड यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि अब हमको साथ में एक बहुत लग्जरियस लंच करना ही होगा। फिर वो उसे लेकर कार की ओर जाने लगता है, जहाँ पर फूशा को हम फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखते हैं। एरिक यहाँ पर अपनी टीचर लिली को कार में बैठा देता है एंड यहाँ पर लिली से कहते कि देखो वो तुम्हारे फादर है और मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो फिर इस तरीके से लंच पर जाना बहुत इनअप्रोप्रिएट है। तो फिर यहाँ पर बोलने लग जाता है कि इसमें इनअप्रोप्रिएट कैसी बात है, ऐसे भी मैंने मेरी डैड को कभी भी किसी लड़की के साथ में बात करते हुए नहीं देखा, आप वो पहली हो, क्या पता आपकी मेरी मम्मा बन जाओ। तो यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी मम्मा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। एरिक कहता है कि मेरी तो मम्मा है ही नहीं। एंड यहाँ पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। एरिक कहता है कि मेरे डैड ने अभी तक सिर्फ आंटी डेज़ी से ये बात की है, जब से उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया मैंने आज तक उन्हें किसी वुमेन के बाजू में देखा भी नहीं है, आप तो पहली हो जिनके साथ में इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसे पता चलता है कि डेज़ी फूशा के फियांसे है। वो यहाँ पर फूशा से माफ़ी मांगने लगती है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिली उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है एंड वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एंड सामने से एक कार गुजरती है जिसे एरिक नोटिस करता है। दोस्तों यहाँ पर लिली को पूरा भरोसा होता है फूशा पे कि वो उसके केस को एकदम प्रॉपरली लड़ पाएगा। एंड यहाँ पर लिली को पीछे से एक कार धक्का मार देती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि उसके डैड और उसका भाई होता है। यहाँ पर वैंग और अंकल दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं, कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे अगेंस्ट केस करने की, आखिर तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगी हमें समझ नहीं आ रहा। लिली कहती कि मैं तो जस्टिस पाकर ही रहूँगी, लेकिन यहाँ पर वैंग और अंकल से जस्टिस वाली चीज़ सहन नहीं होती। पर यहाँ पर उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग लिली को सेल कर दे, यानी कि वो लोग उस दाव के साथ में लिली की शादी करवा दे, उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे और लिली की लाइफ एक जेल की जैसे बन जाएगी, जहाँ पर वो केस में आना भी चाहे तो फिर नहीं आ पाएगी। लिली
कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। अंकल कहते हैं कि तुम भी सुनोगी, देख लेना, तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। और तो यहाँ पर दूसरे एरिक अपने डैडी से कह रहा होता है कि सामने वाली कार जो पास ऑन हुई थी उसमें वो अंकल थे जो कि उस दिन लिली मैडम को स्कूल में बुली कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर वो सीधा यू टर्न ले लेता है। दोस्तों यहाँ पर लिली चिल्ला रही होती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर भी यहाँ पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। इतने में यहाँ पर फूशा की कार आ जाती है जो उन्हें वहीं पर रोकने के लिए कहता है। अंकल तो यहाँ पर फूशा को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में अफेयर चल रहा है और इसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम्हें लिली को लेना है तो फिर तुम्हें मुझे एक प्राइस ऑफर करना होगा और यहाँ तक ना वो ऑफ़र कुछ अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं ऑफ़र को रिजेक्ट कर दूंगा। लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें तो एक कार्ड भी नहीं दूंगी। अंकल कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर बाद में यहाँ पर फूशा बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतने शेमफुल रहोगे जो ऐसी हरकतें करोगे। एरिक यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि टीचर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आ चुके और हम आपको बचा कर ही रहेंगे। एंड यहाँ पर गार्ड चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग अंकल को और तो और वैन को पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर फूशा उसी के डैड को पंच मारकर लिली को अपने पास ले आता है। लिली उसे थैंक यू बोलती है। फूशा कहते हैं कि कितनी बार समझाओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ जो कि तुम डिजर्व करती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि जितना इन्होंने लिली को मारा है उसका ट्रिपल इन्हें मारना, और ऐसा माना कि वो लोग पूरे दिन उठ ना पाए। फिर गार्ड्स इन्हें मारना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो लोग लिली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लिली को लेकर घर पर आ जाते हैं जहाँ पर छोटू सा एरिक लिली की मरहम पट्टी करता है एंड कहता है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलो, ऐसे भी हम एक फैमिली ही तो है। यहाँ पर वो लिली को अच्छे से मेडिसिन नहीं लगा पा रहा था तो फिर उसकी डैड कहते कि तुम रहने दो, तुम बहुत क्लमसी हो, मैं मेडिसिन लगा लूँगा। लिली यहाँ पर फूशा को पहले रोकती है लेकिन फूशा कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। एंड यहाँ पर वो उसकी गालों पर वो मेडिसिन को लगाने लगता है जहाँ पर फूशा उसे देख रहा था और उसे देखते यहाँ पर फूशा को वो नाइट के बारे में याद आने लग जाता है। एंड यहाँ पर एरिक हंसते हुए उन दोनों को कहता है कि आप दोनों तो कितने परफेक्ट मैच लगते हो। एंड यहाँ पर वो दोनों शर्मा जाते हैं जहाँ पर लिली कहती है कि मैं खुद ही दवा लगा लूँगी। एंड यहाँ पर फूशा कहते हैं कि मैं खाना बना कर आता हूँ। लिली यहाँ पर सोच में लग जाती है कि इसे खाना बनाना भी आता है। एंड एरिक कहता है कि हाँ, मेरे डैडी को सब कुछ करना आता है, भले ही आप उनके लिए कुक करो या ना करो, ऐसे में वो आपके लिए वो सब कुछ बना कर देंगे जो आपको चाहिए। एंड यहाँ से वो उसे लेकर जाने लगता है एंड वो उसे लेकर किचन में आ जाता है। कहता है कि देखो टीचर, ये वाले एंगल से मेरे डैड कितने कूलेस्ट शेफ दिखते हैं। एंड यहाँ पर लिली उसे देखने लग जाती है, सोचती कि काश उसके पास भी ऐसा कोई मैन होता जो हर रोज़ उसके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी होता। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिए खाना बना कर लेकर आ जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग बैठते हैं एरिक यहाँ पर कहने लगता है कि टीचर तो मेरी प्रेगनेंट है, जहाँ पर मेरे लिए वो एक छोटे से भाई बहन को लेकर आएगी। एंड यहाँ पर लिली घबरा जाती है, कहती है कि ये सारी बातें मत करो। फूशा को यहाँ पर समझ नहीं आता, उसे लगता है कि एरिक यहाँ पर मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। तो वो एरिक को समझाता है कि देखो, ये सारी चीज़ों के साथ में मजाक नहीं किया जाता, ऐसी भी ये परियों की कहानी है। तो फिर एरिक कहते हैं कि परियों की कहानी नहीं होती, मुझे ग्रैंडमा ने कहा है, और आप तो एकदम बुद्धू ही हो। मैं छोटा बच्चा हूँ लेकिन मुझे भी पता है, बट आपको लगता है कुछ भी नहीं पता है। फिर इसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, कहती कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो उसे रोकता है। पहले तो हेजिटेट करता है लेकिन फिर कॉन्फिडेंटली उसे पूछने लग जाता है कितनी रात हो चुकी है, आखिर तुम जाओगी कहाँ पर। यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि देखो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्प कर ली है, तो बेहतर होगा कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। एरिक कहता है कि अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो वो रुक तो ज़रूर जाएंगी। एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कि उससे पूछने लग जाती है कि आखिर लिली यहाँ पर क्या करी है। एंड एरिक यहाँ पर डेज़ी को देखकर नाराज़ हो जाता है, कहता है कि फिर से आ गई। एंड दूसरे यहाँ पर लिली चली जाती है होटल रूम में जहाँ पर वो अपने की कार्ड लेकर ऊपर की ओर जा रही होती है। एंड यहाँ पर हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने डैड को उसकी हर एक चाल के बारे में बता रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने रूम में बैठी हुई थी एंड इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आ जाता है और बिना देखे वो दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर उसके डैड और उसके भैया वहाँ पर होते हैं। एंड वो ज़बरदस्ती उस रूम के अंदर घुस जाते हैं। वैंग यहाँ पर कहने लग जाता है
कि देखो अब तो वो गधा लॉयर भी यहाँ पर नहीं है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन ही बचा सकता है। अंकल भी यहाँ पर गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी शक्ल को देख रही हो, क्या हालत हो गई है। एंड वहाँ पर वो लोग उसे बेड पर लेकर पिन डाउन करने लगते हैं, जहाँ पर अंकल यानी कि उसके डैड उसी का वीडियो बना रहे होते हैं अब्यूज़ होते हुए। एंड यहाँ पर वैंग तो बड़ा खुश था, तो फिर यहाँ पर लिली का गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो। अंकल बोलते कि हाँ मेरी जो मर्जी में आएगा मैं करूँगा, ऐसे भी तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तो अब तुम यहाँ पे मुझे क्यों डैडी का टैग दे रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे मारने लग जाते हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे लिली एक लैम्प को देखती है एंड वो लैम्प को उठाकर फोड़ देती है। एंड यहाँ पर वो उन्हें धमकियाँ देने लगती है कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। और वो कहने लग जाती है कि देखना मेरे मरने के बाद आगे तुम्हारे साथ क्या होता है, और तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊँ, तो अच्छा होगा अगर मैं इसी रूम में अपनी जान दे दूँगी। तो अंकल यहाँ पर डरने लगते, कहते कि अगर इसने अपनी जान यहाँ पर दे दी तो हम बचकर बाहर नहीं निकल सकते। एंड उसका बेटा वैंग बोलने लग जाता है कि टेंशन मत लो, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद की जान देगी। लिली कहती कि ठीक है देखकर दिखा देती है, उसके बाद में देखते हैं। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है फूशा को, जहाँ पर डेजी कॉल पे करती है, कहती है कौन बात कर रहा है, मैं फूशा के फियोन से बात कर रही हूँ, फिलहाल वो सो गया है, जो मैसेज है तुम मुझे बोल सकती हो। एंड यहाँ पर लिली बहुत रिग्रेट करती है फूशा को कॉल करने के लिए। वो सोच रही होती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ कि उसके एक फियोन्से भी है। एंड यहाँ पर लिली कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर बड़ी चालाकी से उसके डैड उस फ़ोन को फेंकने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लिली अपनी जान बचाते हुए विंडो की ओर चली जाती है। अभी भी उन्हें लग रहा होता है कि लिली वहाँ से नहीं कूदेगी। लिली कहती कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को इंसाफ दिला कर रहूँगी और अपनी ग्रैंडमा को भी। एंड यहाँ पर वो विंडो से कूद जाती है, जहाँ पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। अंकल यहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन उनका वैंग उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी हम उसे ढूंढ कर मार देंगे, फिर तो कुछ एविडेंस बचेगा ही नहीं। फिर लिली यहाँ पर धीरे धीरे खुद ब खुद चलने की कोशिश करती है, जहाँ पर वैंग और अंकल उसे ढूंढते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग लिली को आखिरकार देख ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेजी होती है जो कि लिली को ब्लॉक कर रही थी, ये कहते हुए कि बड़ी आई हम दोनों के बीच में आने वाली। इतने में यहाँ पर उसके ब्लॉक करने से पहले फूशा आ जाता है, कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की। एंड वो उसके हाथों से फ़ोन को ले लेता है, जहाँ पर वो लिली के कॉल को देखता है एंड सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात को उसने क्यों कॉल किया होगा। डेजी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियोन्सी हूँ तो तुम्हें यहाँ पर रुक ही सकती हो ना। लेकिन फूशा कहता है कि बिल्कुल नहीं, कितनी बार मैं तुम्हें सेम चीज़ समझाऊंगा, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। डेजी कहते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ से जाऊँगी और ना जाने कुछ बीच में हो गया तो फिर यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन पर सवाल उठा जाएगा, तो फिर क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। फूशा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। डेजी कहते कि देखो मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसा वापस कभी नहीं होगा। एंड बाद में यहाँ पर फूशा उसे रुकने की परमिशन दे देता है एंड बाद में वो निकल भी जाता है, कहता है कि तुम रुको मत, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर आता हूँ। एंड वो उसे लेकर कार में बैठ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंग और उसके डैड मिलकर लिली को पकड़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिली तेज़ी से भागने की कोशिश करती है और वो एक जगह पर चुप जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जब फूशा कार को चला रहा था तो फिर उसे अचानक से अलग सा कुछ फील होने लगता है, जहाँ पर उसे टीजीनेस लगता है। एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि आखिर टीजी ने कुछ किया। फिर उसे पास का सीन भी याद आता है, जहाँ पर डेजी ने उसे एक टी को ऑफर किया था और उस टी को पीते ही उसे सर में चक्कर आने लगे थे। और वो समझ जाता है कि फर्स्ट टाइम भी डेजी एंड इस बार भी डेजी ने कुछ किया हुआ है। डेजी कहते कि देखो मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और ऐसे भी तुमसे क्लोज बनना मेरा हक बनता है। लेकिन यहाँ पर फूशा उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। डेजी बाहर निकलने की रेडी नहीं थी, तो वो खुद ही डोर को ओपन करके उसे बाहर निकाल कर गाड़ी को चलाने लगता है। दूसरों यहाँ पर डेजी फटाक से एक टैक्सी को ले लेती है और उसे उस कार का पीछा करने के लिए बोलती है। फूशा यहाँ पर फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर उसे लिली का कॉल नोट नज़र आता है, जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी एंड लिली ने यहाँ पर बात भी की थी। तो फिर यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि कहीं डेजी यहाँ पर हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं बना रही हो, और डेजी शायद से उससे कॉल को पिक की थी। फिर बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, तो वो अपने असिस्टेंट से कहकर लिली का तुरंत ही जो लोकेशन होता है उसे भेजने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर डेजी अपने फ़ोन को चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। एंड यहाँ पर उसका भाई और उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं और तो यहाँ पर वो उसे घसीट कर ले जाने लगते। एंड जैसे वो लोग उसे लेकर जा रहे थे, इतने में सामने से कार आ जाती है, जिसके अंदर से फूशा निकलता है,
कहता है कि तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बुरा काम किया है। फिर वो फटाक से लिली को अपनी ओर खींच लेता है एंड वो उसके डैड को और उसके भाई को पंच मारना ही शुरू कर देता है एंड वो रुक ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर डेज़ी तुरंत ही आकर उसे रोकने लग जाती है, कहती कि जाने दो, उनके साथ ये सब मत करो। और फूशा यहाँ पर उस पर ही चिल्लाने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे कॉल दे दिया होता, उस कॉल को ना इग्नोर किया होता तो आज लिली के साथ ये सब नहीं हुआ होता। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि इसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम्हें अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए तो फिर वो मैं हूँ। लगता है तुम उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे। लिली यहाँ पर सोच रही होती कि फूशा उसकी कितनी केयर करता है एंड यहाँ पर फूशा लिली को अपने क्लोज करता है एंड डेज़ी से कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर मैं उसमें लाइक भी करता हूँ तो इस पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भी तुम मेरी फियांसी और तुम्हें बस वो टैग दिया गया है बिजनेस पर्पज़ की वजह से। आज तक हमारे बीच में रियल रिलेशनशिप जैसा कुछ रहा भी नहीं है। एंड वहाँ से इतने में ही असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे कार की कीज देने लगता है और वो तुरंत ही उसके साथ वहाँ से जाने लगता है और तो डेज़ी को वार्निंग भी देता है। बाद में यहाँ पर डेज़ी उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है। डेज़ी यहाँ पर असिस्टेंट को थप्पड़ मार देती है, कहती कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मॉम जो हॉस्पिटल में वो मर जाए। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, सर ने कह दिया है कि जितना भी चीज़ होगा वो खुद ब खुद हैंडल कर लेंगे एंड मुझे उन पर भरोसा है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग जो होता है डेज़ी को समझाने लगता है कि देखो, एक दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त बनता है, तो फिर यहाँ पर हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं और तो और लिली को रास्ते से हटा भी सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर फूशा और तो लिली को कार में देखते हैं जब लिली उसे कार रोकने के लिए कहती है और उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों, क्योंकि डेज़ी तुम्हारे फियांसे है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डेज़ी की बातों को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर फूशा कह देता है कि मैं उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कल सुबह ही तोड़ दूंगा और ये बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पर लिली तुरंत ही उससे किस करने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर फूशा उसकी मरम पच्ची कर रहा था। यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लग जाती है जहाँ पर उसने फूशा को कभी नाम से बुलाया ही नहीं है, वो हमेशा उसे लॉयर्स को ही कहती है। तो फिर फूशा से कहता है कि अब तुम मुझे लॉयर बोलना बंद कर दो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लगता कि 3 दिन बाद उसके मम्मा की जो है बर्थडे है, तो फिर यहाँ पर वो उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा। लिली भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है जहाँ पर वो उसकी फोरहेड पर बड़े क्यूटली किस करता है। इसके बाद में हम यहाँ पर डेज़ी को देखते और वैंग को देखते जहाँ पर डेज़ी उसे सारे के सारे जो भी प्रूफ्स और एविडेंस होते हैं वो बता रही होती है। वैंग भी यहाँ पर सोच रहा था कि मर्डर के बाद यहाँ पर उसने पेन जो है डस्टबिन में फेंक दिया था, तो फिर यहाँ पर चीज़ें कैसी आ सकती है। वो डेज़ी को कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब दिखाकर तुम मुझे डरा सकती हो। डेज़ी कहती कि देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। तो फिर यहाँ पर वैंग बोलने लग जाता है कि नहीं, ऐसे भी एविडेंसेस प्रूफ होते हैं और साथ साथ फेक भी हो सकते हैं। डेज़ी कहती कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है और ये चीज़ भी रिकॉर्ड हो चुकी है तो मैं उसे भी एज अ प्रूफ कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वैंग डर जाता है एंड डेज़ी यहाँ पर उसे कुछ हार्ड ड्राइव देती है एंड उसके कानों में घुसघुसा कर उसे प्लान बताकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे यहाँ पर फूशा जो है लिली को लेकर चला जाता है शोरूम में जो कि उसका पर्सनल होता है। एंड यहाँ पर वो ऑर्डर देता है जहाँ पर वो सभी लोग लिली का मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाते हैं जहाँ पर लिली हर एक ड्रेस को ट्राई करती है लेकिन फूशा को कोई ड्रेस खास पसंद नहीं आता। फिर बाद में फाइनली लिली जब वाइट कलर का ड्रेस पहन कर आती है फूशा तो उसे देखती रह जाता है। साथ ही साथ वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की हील भी लेकर आया होता है जब वो उसे अपने हाथों से पहना रहा था। एंड इतने में ही यहाँ पर डेज़ी आकर उन्हें साथ में देख लेती है एंड वह तुरंत ही चली जाती है फूशा के पास, कहती कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने आई थी, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे। फूशा कहते कि ये बात तो बड़ी वियर्ड है, एंगेजमेंट अब कैंसिल हो चुकी है, इसके बाद भी तुम मेरी मम्मा के साथ टच में हो। डेज़ी कहती कि हाँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे पसंद किया, मैं किसी और की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही उछल कर आ जा रही हूँ। यहाँ पर लिली उन्हें छोड़कर जाने लग जाती है, कहते कि तुम दोनों अकेले में बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फूशा उसे रोकने लगता है। फूशा कहते कि तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम मेरी मम्मा के लिए गिफ्ट लेने के लाई हो, क्यों ना तुम यहाँ की हर एक ड्रेस को खरीद लो और मेरी मम्मा को दे दो, तो मैं यहाँ पर मेरी मम्मा के सामने तुम्हारी तारीफ़ कर पाऊँगा। तो फिर यहाँ पर वो कहते कि ये सारी ड्रेसेस। फूशा कहते कि जाने दो, मैंने तो बर्थडे के टाइम पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज इवेंट प्लान किया था, लेकिन लगता है अब वो पॉसिबल नहीं है। डेज़ी कहते कि नहीं मैं सारी ड्रेसेस खरीद लूँगी। एंड मन यहाँ पर वो समझ जाती है कि फूशा उसे उसकी मम्मा के बर्थडे वाले दिन प्रपोज करने वाला है। एंड बाद में यहाँ से फूशा लिली को लेकर चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी समझ जाती है कि लिली तो बस उसके लिए खिलौना है एंड मौके पे तो उसे सिर्फ मेरे पास ही आना है और वो शादी भी सिर्फ मेरे साथ ही करेगा। एंड ये होता है उसके डिल्यूलू वर्ल्ड का सारा सोल्यूशन।
फिर बाद में यहाँ पर लिली और फूशा बाहर निकलते हैं, जहाँ पर लिली उसे गुस्से में पूछती है कि आखिर वो कौन सा सरप्राइज है जो तुम उसे देने वाली हो। फूशा कहता है कि लगता है तुम बहुत जल्द ही जेलस हो जाती हो, लेकिन टेंशन मत लो, वो सरप्राइज तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर बाद में हम यहाँ पर उस बर्थडे वाले इवेंट को देखते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी आ जाती है। एंड डेज़ी को देखते ही वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करने लग जाते हैं। एंड वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर वो फूशा से शादी करने वाली है, तो फिर उनके बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। एंड यहाँ पर वो लोगों से बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है, हमने सुना है कि फूशा ने सबसे बिगेस्ट डायमंड रिंग को यहाँ पर खरीद लिया है। एंड मुझे लगता है कि वो आज स्पेशल वाले इवेंट में उसकी मम्मा के बर्थडे के साथ साथ सभी के सामने उस रिंग के साथ वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। यहाँ पर डेज़ी बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक आदमी था जो कहने लग जाता है, और उसके साथ में कोई तो वुमन थी जो दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड यहाँ पर डेज़ी हेजिटेट करने लगती है, तो उसके फ्रेंड्स यहाँ पर कहने लगते कि छोड़ो ना, ऐसे भी इतने हैंडसम और रिच इंसान के आसपास तो लड़कियाँ होगी ही, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डेज़ी है वो द क्वीन है। अगर फूशा इसे एक्सेप्ट करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ डेज़ी ही हो सकती है और कोई भी नहीं, और वह शादी भी सिर्फ उसके साथ ही करने वाला है। ऐसे भी वो बाकी लड़कियों से कहाँ ही बात करता है कुछ भी। डेज़ी कहती कि हाँ, कि कुछ लोगों को लगता है कि फूशा उन्हें पसंद करता है, लेकिन वो उन लोगों की बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज सभी के सामने पर्दा हट जाएगा कि आखिर फूशा के दिल में कौन है। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग डेज़ी को बटरिंग कर रहे होते हैं कि देखना, शादी की बात हमें मत भूल जाना, हमें भी एक्चुअली हेल्प करना, और तो हम आपसे तुम्हें मैडम बुलाएंगे। फिर इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है फूशा की, जहाँ पर वो लिली को लेकर उस हॉल के अंदर आने वाला था, लेकिन उतने में यहाँ पर उसे उसकी मॉम के असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है और लिली से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मॉम की कार को कुछ तो हो चुका है, तो फिर मुझे इमरजेंसी में उन्हें पिक करने के लिए जाना होगा, तब तक तुम अंदर जाकर पार्टी को एंजॉय कर सकती हो। लिली कहती है कि हाँ, लेकिन जल्दी से आ जाना। फिर वो चली जाती है हॉल की ओर, जहाँ पर फूशा चली जाता है अपनी मम्मा के पास में। लिली यहाँ पर उस हॉल में जैसी एंट्री मारती है, सभी के सभी लोग लिली को ही देखने लगते हैं और उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि डेज़ी के फ्रेंड्स भी ये कहते हैं कि अभी मुझे समझ आ रहा है कि आखिर मिस्टर फूशा इस लड़के से इतना अट्रैक्टिव क्यों है। फिर जैसे ही यहाँ पर लिली आती है, डेज़ी उसे रोककर सीधा थप्पड़ ही मार देती है। एंड आए हुए सभी गेस्ट शॉक हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। लिली कहती है कि फूशा यहाँ पर मुझे लेकर आया है। डेज़ी बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, अगर वो तुम्हें लेकर आया है तो फिर यहाँ पर वो क्यों नहीं है, तुम ज़रूर यहाँ पर जानबूझकर आई रहोगी। सभी लोग यहाँ पर सोचने पड़ जाते कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड्स यहाँ बोलने लग जाती है कि तो वही लड़की है जिसने अपनी ग्रैंडमा का मर्डर किया था कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स और पैसे के लिए, और अब देखो यहाँ पर आ गई है। अभी हमें समझ आ रहा है कि वो मिस्टर फूशा के आसपास क्यों घूमती है, ताकि फूशा से केस को ले ले और उसे जिता दे। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी की जो फ्रेंड्स होती है वो सीधा लिली को पकड़ लेती है, कहते कि हम भी देखते हैं कि तुम हमारी डेज़ी के साथ में कैसे कंपैरिजन करोगी, ऐसे भी तुम दोनों के बीच का कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। डेज़ी बोलते कि जाने दो, आज मैं इसे बता कर रहूँगी कि आखिर इसके स्टैंडर्ड्स कहाँ पर है, क्योंकि लगता है दिन ब दिन इसके पर आए जा रहे हैं। लिली कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जो तुम कह रही हो मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि देखो, हम सभी को समझ आता है कि तुमने फूशा को ज़रूर सेड्यूस किया होगा। लिली यहाँ पर कहते कि मुझ पर एलिगेशंस लगाना बंद करो, मैंने फूशा को सेड्यूस नहीं किया। डेज़ी कहते कोई बात नहीं किया और ना ही कर पाओगी। एंड यहाँ पर वो उसका गला दबाने लगती है, जहाँ पर आए हुए गेस्ट बस तमाशे का मजा ले रहे थे। दूसरे यहाँ पर फूशा होता है जो कि मम्मा से कह रहा था कि मुझे आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलवाना है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है, तुम ज़रूर यहाँ पर लिली की बात करो। फूशा शॉक हो जाता है, कहता है कि आपको ये बात कैसे पता है। यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि एरिक ने मुझे सारी बातें बता दी है। इतने में यहाँ पर फूशा को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लग जाता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर इवेंट में मैडम को कोई तो बुली कर जाए, लेकिन यहाँ पर वो कोई तो है जो कि बहुत स्ट्रांग पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें रोक पाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर फूशा गाड़ी को और भी तेज़ी से चलाने लग जाता है ताकि वो तुरंत ही अपने उस हॉल की ओर पहुँच जाए। और यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि यहाँ पर लिली को धक्का मार देती है, और तो यहाँ पर उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो लोग लिली को पकड़ना शुरू कर देते हैं और वो भी फ्लोर पर ही। एंड यहाँ पर डेज़ी उसके ऊपर पैर रखने वाली थी, उसे पैरों से मारने वाली थी कि उतने में वहाँ पर फूशा आ जाता है एंड उन्हें तुरंत ही रोकने के लिए कह देता है। यहाँ पर डेज़ी तो उन सभी को एक साथ आता हुआ देख डर सी जाती है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं लिली को बुली कर रही हूँ। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है
कि लगता है मेरी नज़रें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है, जहाँ पर मैंने कितनी इग्नोरेंट लड़की को चूज़ कर लिया। यहाँ पर डेज़ी जो आंटी को बोलने लग जाती है कि मैं ऐसे नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हो, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये लड़की जानबूझकर इस पार्टी के अंदर आई है और आपको पता ही कितनी बड़ी मर्डर है। यहाँ पर फोर शॉट डेज़ी से कहने लग जाता है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम लॉयर एकदम पढ़ लिख कर बनी हो, या फिर सीधा घूस खिलाकर तुमने पैसे से एक कार्ड बनवा लिया है और अपना लाइसेंस भी। लिली को हम यहाँ पर क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी केस जारी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो इसके साथ ये सब करने की। अभी क्या भी माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगने से मना करती है तो फिर फोशा कहता है कि ठीक है लिली तुम मुझसे थप्पड़ मारो। डेज़ी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, कहती कि बचपन से मैं तुम्हारे साथ में रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर इसका साइड ले रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। फोशा कहता है कि बहस करना बंद करो, और ऐसे भी मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ जो देना था। और यहाँ पर वो सभी के सामने अनाउंस करने लग जाता है कि वो लिली के साथ एंगेज हो रहा है और उसी के साथ में शादी करेगा। और वो खुद के हाथों से लिली का हाथ पकड़ कर डेज़ी को थप्पड़ मार देता है। एंड यहाँ पर डेज़ी को कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पर वो चली जाती है फोशा की मम्मा के पास, एंड वो जाकर उसे मनाना शुरू कर देती है। मनाना इन द सेंस वो तो उनका ब्रेन वॉश करती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। एंड यहाँ पर आंटी उसे चिल्लाने लग जाती है कि बस भी करो, आखिर तुम अपना ये नाटक कब तक जारी रखोगी। इतने में यहाँ पर रोते हुए उसका भाई और उसके डैड आ जाते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी ने उन्हें बुलाया होता है, साफ से नजर आ रहा था। उसके भाई और उसके डैड यहाँ पर आकर तमाशा करना शुरू कर देते हैं, कहते कि देखो ग्रैंडमा को मारने के बाद ये इस पार्टी को किस तरीके से एंजॉय कर रही है। वो यहाँ पर वो लोग जस्टिस मांगना शुरू कर देते हैं। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि एक मर्डरर मेरी फैमिली में एंट्री नहीं ले सकती है। फोशा यहाँ पर अपनी मम्मा से कहने लगता है कि मॉम आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, आपको इन दोनों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर इस डेज़ी की, ये सब की सब इनकी चाल लग रही है मुझे। यहाँ पर आपको पता नहीं रही कि लोग कितने बड़े गुंज है, और तो यहाँ पर वो लोग के पास एविडेंस भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वैंक कहने लग जाता है कि मेरे पास सारे एविडेंसेस है और तुम लॉयर हो, तुम्हें तो समझ आना चाहिए, तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है फिर भी तुम बोल ही जा रहे हो। फोशा कहता कोई बात नहीं, रुको मैं अभी तुम्हें एविडेंस बताता हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है और उसे कैबिन में जाकर ड्रॉवर के अंदर से एक हार्ड ड्राइव को लेने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट को कुछ हार्ड ड्राइव मिलती नहीं है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेज़ी ने उस हार्ड ड्राइव को चुरा लिया है क्योंकि उसमें एविडेंसेस थे, और अगर एविडेंस मिलेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पर जज जो है अपना फैसला जो है लिली के अगेंस्ट सुना देंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर फोशा के पास में ऑप्शन होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को सेकेंड ट्रायल की वीडियो मांगने लग जाता है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे सेंड कर देता है, और वही चीज़ वो सभी लोगों को आए हुए गेस्ट को भी फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ पर गेस्ट वो सारे एविडेंसेस को देख लेते हैं। एंड यहाँ पर उन्हें यकीन हो जाता है कि लिली ने अपनी ग्रैंडमा का मर्डर नहीं किया होगा, वो लोग यहाँ पर जानबूझकर उसे फंसा रहे होंगे। फिर बाद में यहाँ पर आंटी भी समझ जाती है कि इस बेचारी ने तो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल्स है। तो फिर यहाँ पर वो ऑर्डर करती है और उतने में ही एक राउंड आ जाता है जो कि वो लिली को देती है अपनी इस फैमिली मेम्बर को सबक सिखाने के लिए। लेकिन लिली यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। आंटी कहती कोई बात नहीं, तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगी, और वो गार्ड्स को ब्रॉड देकर सारे के सारे ऑर्डर देने लगती है, जहाँ पर वो गार्ड्स बैंक और उसके डैड को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में आंटी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बुली कोई भी नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ से वो जाने वाली थी, जहाँ पर डेज़ी से बोलती क्या आप सचमुच ये एंगेजमेंट तोड़ रही हो। आंटी कहती क्या अगर तुम्हें चीज़ लिख के दूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, और ये एंगेजमेंट और तुम्हारे साथ रिलेशन सब कुछ मैं यहीं पर तोड़ रही हूँ। यहाँ पर तो उन सभी से ज़्यादा खुश एरिक होता है, कहता है कि अब मुझे क्यूट सी लिटिल सिस्टर मिलेगी। एंड यहाँ पर लिली शाय फील करने लगती है। तो फिर फोशा कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें जितनी लिटिल सिस्टर्स और लिटिल ब्रदर चाहिए वो हम तुम्हें देख कर रहेंगे। एंड यहाँ पर लिली से समझाती कि ऐसा मत को, वो भी छोटा सा बच्चा है। बाद में यहाँ पर वो लोग घर घर पढ़ने लग जाते, जहाँ पर डेज़ी जो है बड़े गुस्से में आ जाती है, कहती है कि आज इस लिली की वजह से सभी के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट होना पड़ा है, और यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फोशा यहाँ पर शार ले रहा होता है, जहाँ पर लिली उसे देख रही थी, लेकिन ये मज़ा करके रहा हो जाता है, जहाँ पर उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर वैंक कहने लग जाता है कि देखो ग्रैंडमा की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे पास है, लेकिन क्या करें वो पड़े पड़े ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी उसे फेंकना होगा। यहाँ पर लिली उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। तो वो लोग यहाँ पर 30 मिलियन का डिमांड करते हैं, कहते कि 30 मिलियन अगर नहीं दाखिल दे सकती तो बता दो, तुम्हारी ग्रैंडमा की चीज़ें हम किसी कतर में फेंक देंगे। बाद में यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है,
कि फूशा उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है और अब वो यहाँ से उससे पैसे मांगेगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट वाली बात है। फूशा यहाँ पर आता और लिली को देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ तो बात है, लेकिन लिली यहाँ पर शुरुआती दौर में से कुछ बताती नहीं है। कहती कि मैं क्या तुमसे कुछ पैसे बोरो कर सकती हूँ। फूशा यहाँ पर सीधा उसे चेक निकाल कर दे देता है। कहता है कि जितना अमाउंट चाहिए उतना तुम ले सकती हो। लिली कहती कि ऐसे नहीं, अमाउंट भी तुम लिख कर दो और मेरे साथ एक एग्रीमेंट बनाओ। फूशा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसे भी मेरे पैसे तुम्हारे ही तो है और फ्यूचर में तुम मन करोगी तो वो पैसे भी मैं रख लूँगा। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस एक एग्रीमेंट बनाना है जिसमें लिखा हो कि मैंने तुमसे 30 मिलियन लिए। फूशा यहाँ पर बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड यहाँ पर वो उससे अपने डैड और भाई के बारे में बताने लग जाती है। फूशा कहता है कोई बात नहीं, तुम उन्हें पैसे दे करता हो, बाकी चीज़ें मैं खुद ब खुद हैंडल कर दूँगा। एंड बाद में यहाँ पर लिली उन्हें पैसे देकर उसकी ग्रैंडमा की कीमती चीज़ों के बॉक्सेस लेकर चली जाती है। दूसरे यहाँ पर फूशा अपने असिस्टेंट को डांट लगा रहा होता है कि मेरा कैबिन का तुम्हें सार्वजनिक लगता है कि कोई भी आकर कोई भी चीज़ उठाकर लेकर चला जाएगा, और कैसे सीसीटीवी तुमने यहाँ पर फिट की है जहाँ पर उसके फुटेजेस को हम रिकवर कर ही नहीं पा रहे हैं। असिस्टेंट यहाँ पर सॉरी बोलने लगता है। फूशा कहता है कि सॉरी से वो एविडेंस वापस चल कर नहीं आ जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। एंड धीरे धीरे यहाँ पर असिस्टेंट की बुद्धि खुलती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि डेज़ी कुछ टाइम पहले यहाँ पर इस कमरे में आई थी। तो भी वो फूशा को बताने लग जाता है कि मैडम डेज़ी कुछ समय पहले अभी कमरे में आकर जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि शायद से उन्होंने ही। एंड यहाँ पर फूशा को भी डेज़ी पर शक जाने लगता है। इतने में यहाँ पर फूशा को किसी का कॉल आता है जो उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम अपने लिटिल लवर को बचाना चाहते हो तो इस समय पर और इस दी गई एड्रेस पर आ जाना। फूशा बाद में यहाँ पर रात में चला जाता है लिली के साथ में डिनर डेट के लिए। एंड यहाँ पर वो लिली को टेंशन लेने से मना करता है, कहते कि देखो जो भी चीज़ें वो सब कुछ मैं हैंडल करके रहूँगा एंड तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडमा को जैसे दिला कर रहूँगा। अब तक जो भी ड्रामा हुआ है उसे भूल जाओ और अब हमें हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना है। दूसरी यहाँ पर लिली होती है जो कि यहाँ पर ग्रेवयार्ड पर चली जाती है अपनी ग्रैंडमा के। एंड यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। एंड वो अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें जस्टिस दिला कर रहेगी और उसके ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो अपने आप को भी इनोसेंट प्रूव कर रहेगी। फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा के साथ में बात करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे उसकी लाइफ, स्टडीज़, करियर के बारे में बताती है। साथ साथ यहाँ पर वो अपने फेवरेट पर्सन फूशा के बारे में बताती है। कहती है कि उसके पास एक क्यूट सा बेबी भी है जिसका नाम एरिक है एंड उसने एरिक को अडॉप्ट किया, जहाँ पर उसने एरिक को एक शेल्टर भी दिया। तो आप सोच ही सकते हो कि वो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान है। इतने में यहाँ पर उसका भाई और उसके डैड आ जाते हैं अंकल जाओ के साथ में और कहने लगते कि हम भी देखना चाहते हैं कि तुम रिवेंज कैसे लोगी। और यहाँ पर जाओ सीधा उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर गुस्से में आकर लिली तो उसे थप्पड़ ही मार देती है। यहाँ पर उसके भाई और डैड को ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने हमारे साथ में क्या स्कैम किया है उस 30 मिलियन को लेकर। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग पैसे लेकर चले गए होते हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि चेक लेकर। एंड सिक्योरिटी गार्ड उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था। डेज़ी वहाँ पर थी जहाँ पर वो उस चेक को देखती है एंड फाने लगती है, बोलती है कि कभी कभार रियल दिखने वाली चीज़ भी फेक हो सकती है और तुम दोनों को यहाँ पर उल्लू बनाया गया है। फिर यहाँ पर डेज़ी के पास एक प्लान होता है। वैंग तो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अब देखो लिली तुम्हारे पास कोई भी नहीं है तो तुम्हें जाओ के साथ में ही शादी करनी होगी। एंड यहाँ पर वो लोग लिली को धक्का दे देते हैं, जहाँ पर जाओ उसके पास चला जाता है एंड लिली गुस्से में आकर एक पत्थर उखाड़कर उसे सर पर ही मार देती है। फिर इतने में यहाँ पर आ जाता है फूशा डेज़ी के साथ में। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा होता है कि डेज़ी उसके साथ क्या कर रही है। फूशा उसे बताने लग जाती है कुछ नहीं, लेकिन डेज़ी उसे सच्चाई बताती है कि फूशा मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। डेज़ी कहती कि हाँ ये बात सच है और वो लिली को थप्पड़ मारने वाली थी। फूशा कहते कि बस भी करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने इस शादी के लिए अग्री क्यों किया था, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लिली का एड्रेस बताओगी, जो कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं अपने इस वादे को तोड़ना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर लिली के पास चला जाता है एंड सभी गार्ड से वो रॉड लेता है और उससे के पेरेंट्स यानी कि डैड को और भाई को मारना शुरू कर देता है। इसके डैड अभी यहाँ पर रुकते नहीं है, उनके डैड के पास में यहाँ पर चाकू होता है। तो फिर अंकल चाकू लेकर तुरंत ही लिली के पास आ जाते हैं, लेकिन फूशा लिली को धक्का देकर खुद ब खुद सामने आ जाता है और वो चाकू फूशा को लग जाता है, जहाँ पर उसे गाँव से लेकर हॉस्पिटल का चले जाते हैं। लिली पीछे जाने वाली थी लेकिन डेज़ी उसे रोक देती है, कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो एक स्पेशल प्लेस पर हमें भेजना है। एंड यहाँ पर वो डेज़ी को उसके फैमिली वालों के खिलाफ भड़का के
उन्हीं को दे देती है एंड वो खुद चली जाती है फूशा के पास में। फिर बाद में उसके डैड यहाँ पर उसे घर में लॉक कर देते हैं एंड वो दरवाज़ा तभी खोलता है जहाँ पर जाओ आता है। जाओ एज यूजुअल उसे यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिली भी कुछ कम नहीं होती है, वो उसे मार के आती है एंड वहाँ से तुरंत ही भाग पड़ती है। यहाँ पर तो वो जाओ से वार्निंग भी देता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने बगैर वहाँ से भाग जाती है एंड भागते यहाँ पर तुरंत हॉस्पिटल में आ जाती है एंड वो फूशा को देखकर रोने लग जाती है कि प्लीज़ तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी बहुत सारा टाइम बचा है जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है। और यहाँ पर वो उसे ऐसे पूरा शेकी कर रही होती है। फूशा यहाँ पर खांसी मारते हुए उठ आता है, कहता है कि मैं तो बस नींद ले रहा था एंड तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। फिर बाद में वो उसे पंच मारती है जहाँ पर उसके शोल्डर पर लग जाता है। वो कहता है कि आराम से बैठकर बात करो, इतना रो मत, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि उसने उसके डैड को और उसके भाई को रॉड से इतना ज़्यादा मारा। अब जाकर वो उसे बताता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि अक्सर लोग यहाँ पर कोर्ट के बदले खुद ही से सारी चीज़ों का फैसला क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर इतने ग्रजेस से भरे हुए होते हैं एंड यहाँ पर कोर्ट के सेशन करते करते कितना टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, और जो जस्टिस होती है वो लोगों को मिल भी नहीं पाती है। बाद में यहाँ पर लिली जो होती है उसे छोल ट्रायल के बारे में बताने लग जाती है एंड यहाँ पर वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं जहाँ पर तीसरा ट्रायल शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर फूशा अपने सारे एविडेंसेस को पेश करने लग जाता है, जहाँ पर अब वो अंकल और उसके बेटे के पास में कुछ जवाब ही नहीं देता और जजेस यहाँ पर उसे सारी की सारी बात एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। उसका भाई तो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अंकल सारी की सारी बातें कबूल कर देते हैं, जहाँ पर उनका बेटा उस पर चिल्लाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर कोर्ट उनके लिए सारे के सारे ऑर्डर देने लग जाती है। साथ साथ फूशा ये भी बताता है कि अपनी ग्रैंडमा का मर्डर करने के अलावा भी उन्होंने लिली को यहाँ पर इंजरी बनाने की बहुत कोशिश की है और उसे पर्सनल टॉर्चर भी किया है। फिर कोर्ट यहाँ पर वैंग को मौत की सजा सुनाती है, साथ साथ यहाँ पर उसके डैड को 10 साल उम्र कैद की सजा। फिर इसके बाद में यहाँ से लिली और फूशा जाने लग जाते हैं और वो चले जाते हैं जाओ के यहाँ पर जाओ को गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ पर सभी लोग उस लग्जरियस कार को देख रहे होते, सोच रहे होते कि आखिर यहाँ पर कौन आया रहेगा। इतने में यहाँ पर जाओ बाहर आता है जिसके गले पर एक बैनर टंगा हुआ रहता है कि मैं फेक इंसान हूँ और मैं बहुत बुरा इंसान हूँ एंड यहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम हमारे इस मोहल्ले के चीफ को ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो एंड यहाँ पर फूशा उन्हें उनके मोहल्ले के चीफ की करतूतें बताता है, तो सभी लोग यहाँ पर उस पर एलिगेशंस लगाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली को किसी का कॉल आता है, फूशा पूछता था लेकिन लिली जो है शर्मा कर भाग जाती है और फूशा को गुस्सा आ जाता है। घर पर जब वो लोग होते हैं तो फूशा उसे उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन लिली उसे बताती नहीं। फूशा बाद में कहता है कि ठीक है मत बताओ, तुम हमेशा से ऐसी हो। लिली कहता है बहुत रात हो चुकी है, हमें सोने जाना चाहिए। फूशा कहता है कि हाँ तुम उस रूम में सो जाना और मैं यहाँ पर अकेले सो जाऊँगा। लिली कहती है कि ठीक है, अब मुझे अकेला खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं मैं और बेबी खुद का ध्यान कैसे रख पाएंगे। फूशा कहता है कि एरिक को तो मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा। लिली कहती है कि एरिक तो ठीक है, लेकिन सेकंड बेबी का क्या होगा। फूशा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तब जाकर यहाँ पर वो उसे ट्यूबलाइट कहकर बुलाती है एंड बताती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर फूशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं अपने सारे वर्ड्स वापस लेता हूँ एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हग करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।